कहानी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पुराने स्कूल की बिल्डिंग के तीसरी मंजिल में लड़कियों के बाथरूम की तीसरी कैबिन में हानाको सान नाम की आत्मा रहती है। कहा जाता है कि अगर कोई उसे बुलाए तो वह उसकी इच्छा पूरी करती है, लेकिन उसके बदले में कोई कीमती कीमत चुकानी पड़ती है। उसे बुलाने का तरीका था बाथरूम के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दो, उसका नाम पुकारो और अपनी इच्छा बताओ। एक दिन नेने याशिरो नाम की लड़की ने सोचा कि क्यों न इस अफवाह को सच मानकर आजमाया जाए। उसने तरीका अपनाया और अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन अंदर कोई नहीं था। नेने ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है और राहत की सांस ली, लेकिन तभी आवाज फिर से उसके पास सुनाई दी और किसी ने उसके कंधे को छुआ। वह चौंक गई और डर कर उसे हटाने की कोशिश की, मगर उसका हाथ आर पार चला गया। डर के मारे नेने ने पूछा, तुम कौन हो? तब सामने आया कि वह स्कूल के 7 आश्चर्यों में से 7वां बाथरूम का भूत हानाको है। नेने को अजीब लगा क्योंकि उसने सुना था कि हानाको एक लड़की है, लेकिन यह तो लड़का निकला। उसने पूछा कि तुम्हारे छोटे बाल और लाल स्कर्ट कहाँ है? तो हानाको ने कहा कि वो सब पुराना फैशन है, बाकी अफवाहें सही है और हाँ, वो सचमुच इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन बदले में कुछ लेता भी है। नेने को पहले लगा कि शायद यह कोई शरारती का गंदा भूत है। वह जाने लगा तो नेने ने झट से कहा कि वह तो बहुत कूल है और उसे रोक लिया। हानाको ने उसका नाम और इच्छा पूछी। नेने ने बताया कि वह क्लास 1A से है और उसकी इच्छा है कि उसकी एक तरफा मोहब्बत पूरी हो जाए। जिस लड़के को वह चाहती है उसका नाम मिनामोटो है और वह सीनियर है। नेने को वह लड़का बहुत अच्छा और कूल लगता था। एक बार तो उसने उसका गिरा हुआ पेंसिल बॉक्स उठाकर भी दिया था। हानाको ने कहा कि वो मदद करेगा, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसकी शक्ति इस्तेमाल करने की कीमत बहुत भारी होती है। इसीलिए उसने सुरक्षित तरीके से कोशिश करने का निश्चय किया। नेने चुपचाप उसकी बात मान गई क्योंकि उसे लगा कि हानाको ने पहले भी बहुत सारी प्रेम की इच्छाएं पूरी की है। हानाको ने सबसे पहले कहा कि नेने अपने अच्छे गुण उस लड़के को दिखाए। उसने पूछा, तुम्हारी खासियत क्या है? तो नेने उसे स्कूल के फार्म ले गई और बताया कि वह गार्डनिंग क्लब की सदस्य है। उसने कहा कि उसने पिछले 3 साल लड़कपन का प्यार पाने के लिए घर गृहस्थी वाले गुण सीखे, जैसे खाना बनाना और सिलाई। पर नेने की मोहब्बत की कोशिशें बार बार असफल हो रही थी। 1 महीने पहले ही जब उसने मिनामोटो को अपने मन की बात बताई थी तो उसने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि उसके पैर मूली जैसे मोटे हैं। यह बात अब पुरानी हो चुकी थी, लेकिन दिल में कहीं न कहीं चुभन बाकी था। हानाको ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और समझा कि नेने बस रिबाउंड के तौर पर मिनामोटो का इस्तेमाल करना चाहती है। जब उसने उससे मिनामोटो का पहला नाम पूछा तो नेने ने बात को टाल दिया। असल में उसे पता ही नहीं था। फिर हानाको ने उसे दिल के आकार वाला कार्ड दिया कि वह उसमें अपनी भावनाएं लिख कर दे, लेकिन नेने ने उसमें सिर्फ धन्यवाद लिखा और कुछ सब्जियां लगाकर मिनामोटो के डेस्क पर छोड़ दिया। नतीजा बिल्कुल वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा था। इसके बाद जितने भी प्लान बनाए गए सब बेकार हो गए। दिन के अंत तक नेने और मिनामोटो के बीच कोई नजदीकी नहीं आई। गुस्से में नेने ने हानाको से कहा कि वो किसी काम का नहीं है। हानाको ने अपनी जेब से कुछ चीजें दिखाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन नेने ने गुस्से से उसकी गुड़िया खिड़की से बाहर फेंक दी। हानाको तुरंत खिड़की की ओर भागा। तभी नेने ने देखा कि वहाँ एक छोटी सी थैली पड़ी है। उसके साथ हानाको का एक चमकता गोला तैर रहा था। नेने ने थैली उठाई और उसमें से एक स्केल निकाल लिया। उसने पूछा, ये किस लिए है? हानाको डर गया और तुरंत बोला कि इसे मत छुओ, यह एक खतरनाक जोड़ी बनाने वाली वस्तु है। लेकिन नेने ने मैच मेकिंग शब्द सुना और उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी। उसने स्केल निगल लिया। हानाको चिल्लाया कि अब वह श्रापित हो जाएगी, मगर नेने ने कहा कि उसे परवाह नहीं, अगर इस तरह उसे मिनामोटो मिल जाए। बाहर उसने देखा कि मिनामोटो के सामने एक सुंदर लड़की अपने दिल की बात कह रही है। यह उसके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। भीतर ही भीतर उसने दुआ की कि मिनामोटो उस लड़की को मना कर दे और उसकी दुआ सच भी हुई। मिनामोटो ने कहा कि उसे पहले से ही कोई और पसंद करता है और वह किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। इसी समय नेने के शरीर पर स्केल उभरने लगे और वह डूबने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह मिनामोटो को सच में जानती भी नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि वह बस स्वार्थी थी। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को हानाको के पास पाया, लेकिन अब उसकी दुनिया बड़ी बड़ी लग रही थी। असल में वो अब एक छोटी मछली बन चुकी थी और टैंक में तैर रही थी। हानाको ने समझाया कि उसने उसकी चेतावनी नहीं मानी, इसलिए अब वो मछली बन गई है। अगर उसने वह स्केल किसी और के साथ बांटा होता तो श्राप दोनों को बढ़ जाता। क्योंकि दोनों पर एक ही श्राप होता है तो उनके बीच एक खास बंधन बन जाता है। हानाको ने पूछा कि उसने स्केल मिनामोटो को क्यों नहीं दिया? नेने ने कहा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं सचमुच प्यार नहीं करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मूर्खता की सजा उसे भी मिले। नेने को समझ आया कि जैसे हानाको कह रहा था वो सचमुच मिनामोटो का इस्तेमाल ही कर रही थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कौन है, बस सामने वाला उसकी फीलिंग लौटाए। तभी अचानक एक बहुत बड़ी मछली जैसी शख्सियत सामने आई जिसे मरमेड कहा गया। वो अपनी नौकरानी लेने आई थी, यानी नेने। हानाको ने बताया कि ये वही मरमेड है जिसकी स्किल नेने ने निगल ली थी। मरमेड ने नेने को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन हानाको ने मना कर दिया। यह सुनकर मरमेड
मरमेड गुस्से में पागल हो गई और हानाको पर हमला कर दिया। हानाको को मजबूर होकर अपनी किचन नाइफ निकालना पड़ा। उसने तुरंत मरमेड को काट दिया और वह गायब हो गई। उसके बाद हानाको ने नेने से कहा, ये मरमेड बार बार परेशान करेगी जब तक मैं तुम्हें फिर से इंसान ना बना दूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। नेने घबराकर राजी हो गई। हानाको ने एक और स्केल निगल लिया और उसके बाद नेने दोबारा इंसान बन गई। नेने ने राहत की सांस ली और उसे थैंक यू कहा, लेकिन हानाको ने हंसते हुए कहा कि अब तुम मेरी असिस्टेंट हो। नेने गुस्से में बोली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अब वह हानाको को छू सकती है। हानाको ने मजाक में कहा, मैंने तुम्हारी 2 विशेष पूरी की है। तुम चाहती थी कोई तुम्हारी फीलिंग्स लौटाए और अब हमारे बीच एक बंधन है। लेकिन नेने चिल्ला उठी क्योंकि उसके शरीर पर अभी भी थोड़े स्केल बचे हुए थे। एक हफ्ते बाद नेने बार बार हानाको से कहती रही कि उसे टॉयलेट ड्यूटी से छुटकारा दिला दो, लेकिन हानाको ने मना कर दिया। नेने ने कहा, मेरा पहले से एक प्रोग्राम है, एक लड़का मुझे बुला रहा है। हानाको ने साफ कह दिया, वो लड़का तुम्हें यूज कर रहा है। हानाको ने नेने को मनाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे साथ उस लड़के से बेहतर रहूंगा। लेकिन नेने ने झुंझला कर कहा कि वो टॉयलेट साफ करने से अच्छा पेपर लिखना पसंद करेगी। फिर हानाको ने धमकी दी, अगर नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें फिर से फीस बना दूंगा। ये सुनते ही नेने डर गई और साफ सफाई करने लग गई। क्लासरूम में पढ़ाई के दौरान नेने उदास हो गई। उसे टॉयलेट साफ करने का मन नहीं था। उसी वक्त टीचर ने उसे किताब से एक पैराग्राफ पढ़ने को कहा, लेकिन नेने ने देखा कि उसकी सारी चीजें गायब है, यहाँ तक कि उसका स्कल ग्रोज भी यूनिफॉर्म से गायब था। ब्रेक में भी वो अपनी चीजें नहीं ढूंढ पाई। वो बहुत डिप्रेस हो गई। तभी उसकी दोस्त और क्लासमेट आओई अकाने ने उससे पूछा, क्या तुमने हमारे स्कूल के यूसेई सान वाले भूत की कहानी सुनी है? वो शरारती है, चीजें चुरा लेता है और अगर कोई उसकी आंखों को सीधे देख ले तो उसे मार देता है। नेने ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब देखा कि पूरे स्कूल के बच्चों की चीजें गायब हो रही है तो उसे शक हुआ। लेकिन नेने ने देखा कि उसके शरीर पर फिर से स्केल उभर रहे हैं। भागते भागते उसे रास्ते में एक तौलिया मिला। उसने सोचा, चलो अच्छा है, इससे कपड़े सुखा लूंगी। लेकिन ध्यान से देखा तो वहाँ आसपास वही चीजें पड़ी हुई थी जिन्हें बच्चे ढूंढ रहे थे। नेने उन चीजों को उठाती गई और एक ट्रेल फॉलो करते हुए एक दरवाजे तक पहुँची जो थोड़ा सा खुला हुआ था। नेने उस दरवाजे के अंदर गई और देखा कि एक बहुत बड़ा भूत जिसके कई आंखें थी उसे घूर रहा था। वह अचानक उस पर हमला करने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अफवाह में उसके क्लासमेट ने उसे बताया था। लेकिन उसी समय हानाको पहुंच गया। उसकी एक हाकू जौदाई, एक चमकती हुई गेंद पूरे दिन नेने के पीछे लगी हुई थी। उसी ने आकर उसे बचा लिया। हानाको ने उस भूत को काटकर खत्म कर दिया। उसने मजाक में नेने से कहा, तो तुम हैंडसम लड़कों की बड़ी फैन हो। तभी कुछ छोटे छोटे खरगोश जैसे योकाई नेने के सर पर कूदने लगे। हानाको ने बताया, इन्हें मोक्के कहते हैं। बहुत पुराने जमाने से इंसान के साथ रहते हुए आए भूत। अभी स्कूल में इन्हें यूसेई सान कहा जाता है। ये उसी तरह बिहेव करने को मजबूर होते हैं जैसे अफवाहों में उनके बारे में कहा जाए। अगर अफवाहों के हिसाब से एक्ट नहीं करेंगे तो गायब हो जाएंगे। फिर उसने समझाया, 7th वंडर होने के नाते मेरी एक और ड्यूटी है। मुझे स्कूल के सारे चीजों पर नजर रखनी है और इंसानों और भूतों के बीच संतुलन बनाए रखना है। अगर कोई खतरनाक भूत इंसानों को नुकसान पहुंचाएगा तो मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इंसान जैसे नेने अफवाहें बदल कर भूतों को भी बचा सकते हैं। मुक्के रोने लगे और नेने से मदद की भीख मांगी। नेने को वे बहुत प्यारे लगे क्योंकि वे उसे उसके पुराने हैमस्टर की याद दिला रहे थे। वह खुशी खुशी उनकी मदद करने को तैयार हो गई। फिर नेने ने हानाको को शुक्रिया कहा क्योंकि उसने दूसरी बार उसे बचाया था। उसने हानाको की शर्ट पकड़ ली और बोली, अब से मैं तुम्हें हानाको कुन कहूंगी ताकि हम फ्रेंड जैसे लगे। कुछ देर बाद नेने ने स्कूल के स्टूडेंट्स को कैंडी बांटना शुरू कर दिया। उसने एक नई अफवाह फैलाई, अगर बच्चों के पास कैंडी होगी तो मुक्के उनकी चीजें नहीं चुराएंगे। उसने बच्चों से कहा कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है, लेकिन सब शॉक्ड हो गए जब देखा कि वो लड़कियों के टॉयलेट की तरफ जा रही है। रास्ते में मुक्के फिसलते हुए एक लड़के से टकरा गए। उसने पूछा, हानाको कहाँ है? लेकिन मुक्के डरकर भाग गए। वह लड़का गुस्से में चिल्लाया, मैं हानाको जैसे भूत को खत्म कर दूंगा, और पागलों की तरह हंसने लगा। यह देखकर सारे स्टूडेंट्स उस पागल से दूर भाग गए। स्कूल की छत पर नेने ने मन ही मन विश किया, काश कोई हॉट लड़का आसमान से मेरे पास गिर पड़े। वह जानती थी यह सिर्फ एक फैंटेसी है, लेकिन उसके मन में चाहत थी कि उसका कोई स्पेशल इनकाउंटर हो, मतलब किसी खास से उसका मिलन हो। उसने फिल्मी सीन जैसा इमेजिन किया, एक गरीब लड़की जिसे कोई इविल स्पिरिट पकड़ कर रखे हैं, तभी एक हैंडसम हीरो गिर कर आए और भूत को हरा दे और फिर दोनों प्यार में पड़ जाए। यह सुनकर हानाको ने नेने का गाल पकड़ कर कहा, तुम्हें इतना ड्रीम करने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। तभी अचानक वही लड़का काओ मिनामोटो आ गया जो पहले मिला था। वह छत से कूदकर आया, बिल्कुल वैसे ही जैसे नेने अपने प्रिंस चार्मिन के बारे में सोचती थी, लेकिन उसका मिशन था हानाको जैसे भूत को भगाना। नेने के सारे सपने टूट गए। उसने हानाको से पूछा, तुम उसे जानते हो? हानाको ने कहा, नहीं, लेकिन मैं मिनामोटो के प्लान को जानता हूँ। वह पुराने जमाने के भूत भगाने वालों में से है। उसने बताया कि बहुत पहले
जब दुनिया और अंधेरी थी तब ऑपरेशंस को योकाई कहा जाता था और वो बहुत ताकतवर होते थे। उन्हें एक महान एक्सॉर्सिस्ट मिनामोटो ने हराया था और वही काओ का पूर्वज था। काओ ने ऐलान किया कि वो हानाको को खत्म कर देगा और उस पर हमला कर दिया। हानाको ने उसके हथियार को पकड़कर उसे चिढ़ाया, लेकिन काओ ने उसका असली रूप दिखाया। यह राइटेइजाओ था जिसमें बिजली की ताकत थी। उसने बिजली का वार किया और हानाको को कुछ देर के लिए जकड़ लिया। अब जब हानाको हिल नहीं पा रहा था, काओ उसे खत्म करने ही वाला था कि नेने बीच में आ गई और उसे रोक लिया। काओ हैरान रह गया और थोड़ा नेने की तरफ आकर्षित भी हुआ। उसने पूछा कि तुम सच में इस पर भरोसा करती हो? नेने ने कहा हाँ, हानाको बुरा नहीं है, उसने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन काओ ने समझाने की कोशिश की, हानाको सान तो बहुत खतरनाक और शैतान आत्मा है। मेरी दादी ने बड़ी मुश्किल से उसे सील किया था। उसके पास जो किचन नाइफ है वो सबूत है कि जब वो जिंदा था तब उसने उससे लोगों की हत्या की थी। नेने को यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी हानाको ने तेजी से काओ की गर्दन पर चाकू रख दिया। वह बोला, अब जब राज खुल ही गया है तो जान लो कि भगवान ने कहा है अगर मैं अपना काम पूरा करूं तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। काओ ने कई बार उस पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हानाको हर बार बच निकला। आखिर में हानाको ने काओ को हरा दिया। उसने उसका स्टफ छीनकर उस पर सील लगा दी, जिससे काओ और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। हानाको ने समझाया, ये स्टफ तुम्हें मदद से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। देखो, इसने तुम्हें चोट भी दी है, लेकिन भविष्य में जब तुम इसे मास्टर कर लोगे शायद वही दिन होगा जब तुम मुझे हरा दोगे। काओ बहुत अड़े हुए शोर मचाता रहा, लेकिन हानाको ने उसका दम निकाल दिया और कहा, विजेता मैं हूँ। लड़ाई खत्म होने के बाद नेने ने पूछा, क्या हमें काओ के स्टफ को छीन लेना चाहिए? हानाको ने मना कर दिया, अभी वो मुझे हरा नहीं सकता और वैसे भी मुझे मजा आएगा अगर कभी कभी उसके साथ लड़ाई होती रहे। मैं इंतजार करूंगा। जब हानाको चला गया तो नेने ने सोचा, असल में मैं उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ, और ये सोचकर उसे उदासी हुई। क्लास के बाद नेने ने सोचा, हानाको ने जब कहा कि मैं कातिलों से भी दोस्ती कर सकती हूँ, उस वक्त उसके चेहरे पर कैसी एक्सप्रेशन रही होगी। तभी उसकी दोस्त आओई ने आवाज दी और वह चौंक गई। आओई ने हंसकर कहा, तुम हमेशा सपनों में खोई रहती हो, लगता है तुम्हें किसी पर क्रश है क्या? नेने ने आह भरते हुए कहा, काश ऐसा होता। अब एक बैगनी बाल वाली लड़की ने 7 आश्चर्यों में से दूसरे के बारे में बताया, मिसाकी स्टेयर। ये आर्ट रूम के सामने वाली बी सीढ़ी थी। उसके बारे में रूल था कि चौथे पायदान पर कदम मत रखना। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे डेथ वर्ल्ड खींच लिया जाता है और हजारों टुकड़ों में काट दिया जाता है। कई स्टूडेंट्स का कहना था कि कभी कभी इन सीढ़ियों से खून भी टपकता हुआ दिखाई दिया है। ये सुनकर नेने डर गई। आओई को हैरानी हुई क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि नेने को डरावनी कहानियां बहुत पसंद है। नेने ने मान लिया, पहले मुझे पसंद थी, लेकिन अब जब ये सच निकल रही है तो मुझे डर लग रहा है। आओई ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं, मैं तुझे और डरावनी कहानियां सुनाऊंगी, तेरा मूड ठीक हो जाएगा। तभी उनकी टीचर ने आओई को आवाज दी, 4:30 बजे तुम्हारी करियर काउंसलिंग है। आओई ने तुरंत बाय कहा और टीचर के पीछे चली गई। नेने ने आओई के लगाए हुए फूलों को देखा जो खिलने लगे थे। उसे खुशी हुई कि उसकी दोस्त खुश होगी, लेकिन अगली सुबह बुरा हुआ। फूल तो खिले थे मगर आओई खुद गायब थी और अजीब बात ये थी कि नेने के अलावा किसी को उसकी याद ही नहीं थी। नेने घबरा गई। उसने आओई की माँ को फोन किया, लेकिन वो भी अपनी बेटी को याद नहीं कर पा रही थी। नेने को शक हुआ कि ये मिसाकी स्टेयर की अफवाह से जुड़ा हुआ है। वो हानाको के पास जाने के लिए दौड़ी, लेकिन रास्ते में एक लड़के से टकरा गई। लड़का बड़ा जेंटलमैन निकला। उसने उसे उठाया। उसका नाम था नात्सु। नेने उसका हैंडसम लुक देखकर थोड़ी खो गई, लेकिन फिर खुद को झटका दिया और जल्दी से हानाको के पास भागी। रास्ते में उसे अपनी फैंटेसी क्रश की ओरिगामी भी उड़ती हुई उसके पीछे आती दिखी। हानाको के बाथरूम स्टॉल तक पहुंचकर नेने ने उससे मदद मांगी और सारा किस्सा सुनाया, लेकिन हानाको बोला कि वो अभी काफी बिजी है। अचानक वहाँ जोरदार धमाके के साथ काओ भी आ पहुँचा। वह गुस्से से भरा मिडिल स्कूलर था। उसने हानाको पर हमला कर दिया और आरोप लगाया कि उसकी 2 क्लासमेट्स के गायब होने के पीछे वही है। उसकी बात नेने की कहानी से मेल खा रही थी। फिर हानाको ने दोनों को समझाया, स्कूल में 7 ऐसी जगह हैं जिनसे स्पिरिट वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। इनमें से एक है मिसाकी स्टेयर। उसने शक जताया कि गायब हुए स्टूडेंट्स को स्पिरिट वर्ल्ड खींच लिया गया होगा। दोनों उलझन में दिखे तो हानाको ने बोला, इन जगहों को हम बाउंड्रीज कहते हैं। यह सुनकर काओ को याद आया, हाँ मेरे बड़े भाई ने मुझे इसके बारे में बताया था। हानाको ने समझाया कि बाउंड्रीज वो समंदर है जो जिंदगी और मौत के किनारों को अलग करते हैं। ये वो वर्ल्ड है जहाँ भूत और एपिरेशंस रहते हैं जिनकी कोई जगह नहीं होती, जिन्हें सब भूल चुके होते हैं। ये सुनकर नेने की आंखों में आंसू आ गए। उसने हानाको की शर्ट पकड़ ली और मदद मांगी। हानाको ने उसके गाल पर हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं 7वां वंडर हूँ और मेरा फर्ज है बैलेंस बनाए रखना। तभी काओ ने बीच में टोक दिया। उसने नेने को खींचकर अलग किया और बोला, मैं टॉयलेट घोस्ट पर विश्वास नहीं करता, मैं नेने को खुद बचाऊंगा। हानाको ने हाँ कह दी, लेकिन साफ किया, तुम अकेले हो क्योंकि मेरी असिस्टेंट तो नेने है। दोनों लड़के आपस में बहस करने लगे। नेने ने कसम खाई कि वो अपनी दोस्त आओई को जरूर बचाएगी। शाम को
हानाको उन्हें सीढ़ी तक ले गया। जैसा अफवाह था, चौथी सीढ़ी पर खून फैला हुआ था। हानाको हंसते हुए उस पर कदम रख देता है। बाकी दोनों डरते डरते उसके पीछे चलते हैं। अचानक सब ट्रांसपोर्ट होकर बाउंड्री से पहुंच जाते हैं। वहाँ एक बोर्ड पर लिखा था मिसाकी। चारों तरफ अलग अलग दिशाओं में सीढ़ियाँ फैली हुई थी। हानाको ने चढ़ना शुरू किया। बाकी दोनों को भी मजबूरी में फॉलो करना पड़ा। नेने ने देखा कि जमीन पर हर जगह पानी था। उसने सोचा सावधान रहना होगा, वरना फिसल जाऊंगी और फिर से फिश बन जाऊंगी। हानाको बोला, भूत जैसे मैं इंसानों पर गहरा असर छोड़ना पसंद करते हैं, लेकिन लगता है कि सेवन वंडर का दूसरा मिसाकी हद से ज्यादा कर रहा है। मुझे इसे रोकना होगा। तभी अचानक एक फोन बजा। नेने ने उठाया तो दूसरी तरफ से मिसाकी थी, सेकंड वंडर। उसने अपनी गुम हुई हाथ मांगी, जिससे वह ब्लैक बोर्ड पर लिखा करती थी। उसने बताया, मैं कभी टीचर थी, लेकिन स्कूल की सीढ़ियों के ऊपर मुझे काट कर टुकड़ों में बांट दिया गया। नेने ने उससे आओई के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। काओ बोला, हमें इसकी मांग इग्नोर कर देनी चाहिए, लेकिन हानाको ने मना किया। हर सेवन वंडर अपने इलाके में अनबीटेबल होता है, जैसे मैं बाथरूम में हूँ। अगर मिसाकी को गुस्सा आ गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी हानाको ने दराज से एक किताब निकाली, जिस पर लिखा था बूब्स जी कब हेवन। काओ चिढ़ गया और बोला, सीरियस हो जाओ। लेकिन ये सुनकर नेने असहज हो गई। उसने सोचा, क्या बड़े साइज से लड़के ज्यादा आकर्षित होते हैं? अगर मेरे भी बड़े होते तो मेरे पीछे भी हॉट लड़के भागते। फिर खुद को टोका, नहीं नहीं, मुझे आओई का हाथ ढूंढना है। वह हाथ ढूंढने लगी। हानाको व काओ इधर उधर मस्ती कर रहे थे। हानाको ने गौर किया कि नेने अजीब बर्ताव कर रही है। नेने बोली, मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन तभी उसका अल्ट्रा पेटेड ब्रा गिर पड़ा। शर्मिंदा होकर नेने चुप हो गई। हानाको ने उसे आश्वासन दिया कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर टाइम खत्म हो गया और मिसाकी ने अपना हाथ वापस मांगा। अचानक बहुत बड़ी कैंची हवा में उड़कर उन पर टूट पड़े। अगर हानाको की फास्ट रिफ्लेक्स न होती तो उनके सिर उड़ जाते। कुछ ही देर में वे उड़ती कैंचियों से भाग रहे थे। तभी ह्यूम डॉल्स ने उन्हें घेर लिया। जब कोई चारा न था तो हानाको और उनके दोस्तों को उनसे लड़ना पड़ा। अभी मौके भी आ गए और उन्हें आइटम्स की एक लिस्ट थमा दी। हानाको ने काओ को आदेश दिया, आर्म फेंको। जैसे ही काओ ने आर्म फेंकी, एक दरवाजा उसे निकल गया और फिर नया दरवाजा खुल गया। इसका मतलब था कि उन्होंने पहला टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन दरवाजे के उस पार उनका और टेस्ट इंतजार कर रहे थे। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अभी भी आओई उनके पास नहीं थी। ये सोचकर नेनो और भी परेशान हो गई। अचानक एक और टेलीफोन बजा। इस बार हानाको ने उठाया। दूसरी तरफ से मिसाकी थी। उसने नया टास्क दिया, मेरी दूसरी बार ढूंढो, जिसे मैं प्रार्थना के लिए जोड़ती थी। हानाको ने उसे नंबर 2 कहकर पुकारा और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? लेकिन मिसाकी ने ठंडे लहजे में कहा, बस वही करो जो मैंने कहा है। फोन कटने के बाद हानाको ने नेने और काओ को समझाया, सेवन वंडर्स एक दूसरे को जानते हैं। काओ ने पूछा, मिसाकी की कमजोरी क्या है? हानाको ने बताया, उसका योरीशिरो। उसने समझाया, योरीशिरो किसी बैटरी जैसा होता है जो किसी आत्मा को पावर देता है। अगर वो तोड़ दिया जाए तो आत्मा कमजोर हो जाती है। फिर उसने कहा, मिसाकी का योशीशिरो बाउंड्री के सबसे बाहरी हिस्से में होगा, शायद सबसे ऊपर सीढ़ियों के टॉप पर। तो अब सबको चढ़ाई करनी थी। टीम ने मिसाकी के बाकी बॉडी पार्ट्स को ढूंढ लिए। आखिर में आखिरी दरवाजा खुला। वे सब सीढ़ियों से ऊपर सबसे ऊंचे फ्लोर पर पहुंच गए। नेने डर गई जब अचानक कोई चीज गिरी और जमीन पर दिखाई ही नहीं दी। फिर उन्होंने एक अजीब सी आकृति देखी। वो असल में वही बॉडी पार्ट्स थे जिन्हें वो इकट्ठा कर रहे थे और अब वो एक गुड़िया जैसी लग रही थी। नेने ने आह भरते हुए कहा, बस्ट और पैर तो परफेक्ट लग रहे हैं, लेकिन ये सब बहुत ही डरावना था। अभी एक और आकृति उनके सामने आई, वही खूबसूरत औरत जो फोन पर बात कर रही थी। वो उस गुड़िया की तरफ भागी और बोली, कितना वंडरफुल शरीर है। असल में वो अपनी प्यारी मिसाकी के लिए परफेक्ट बॉडी पार्ट जोड़ने की कोशिश कर रही थी और उसमें जान फूंक दी, लेकिन ये फिर से फेल हो गया। अब तक परेशान हो चुकी नेने ने गुस्से में पूछा, आओई कहाँ है? औरत ने लापरवाही से जवाब दिया और गुड़ियों का ढेर दिखा दिया। ये सब वो लोग हैं जो अपने काम में असफल हुए। अचानक नेने ने एक डॉल देखी जो उसकी दोस्त आओई जैसी लग रही थी। वो रोते हुए उसकी तरफ भागी और उसे गले लगाया, लेकिन उसी वक्त उस डॉल का सिर गिरकर अलग हो गया। ये देखकर नंबर 2 बुरी तरह से गुस्सा हो गई, लेकिन काओ ने समय रहते उसकी रक्षा की। हालांकि इस प्रक्रिया में उसका हाथ स्टफ डॉल में बदल गया। हानाको तुरंत बीच में आया और उस फॉक्स वुमेन आत्मा को थोड़ी देर के लिए पीछे हटा दिया। काओ ने हानाको से कहा, ट्रांसफॉर्म हो जाओ और उसे उड़ा दो, लेकिन हानाको ने कहा, यह असंभव है, हम नंबर 2 की टेरिटरी में हैं। बिना उसकी अनुमति मैं अपनी हाकू जोदाई की पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम उसका योरीशिरो तोड़ दे तो काम आसान हो जाएगा। अचानक वही फॉक्स औरत सामने प्रकट हुई और उन पर हमला कर दिया। काओ अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लड़ाई करने की, जबकि हानाको ने उसे वहीं छोड़ दिया और नेने से बात करने आया। उसने नेने को समझाया, तुम्हारी दोस्त आओई मरी नहीं है, क्योंकि ये बाउंड्री है, यहाँ कुछ जन्म नहीं लेता और कुछ मरता नहीं। नेने को उम्मीद की किरण मिली। रोते हुए उसने हानाको का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं आओई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। हानाको मुस्कुराया और अचानक उसे बांध दिया। उसने समझाया, अगर योरीशिरो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये बाउंड्री का सबसे ऊपरी हिस्सा नहीं बल्कि सबसे नीचे होगा। और फिर उसने
नेने को नीचे फेंक दिया। फिर वह काओ के पास लौटा और बोला हमें बस टाइम निकालना होगा जब तक नेने योरीशिरो को नहीं ढूंढ लेती। नेने ने आंखें खोली तो वह मौके के बीच में थी। गिरने से उसे कोई चोट नहीं लगी थी। उसे याद आया कि कैसे उसे नीचे धक्का दिया गया था और पानी में गिरते ही वो मछली में बदल गई। फिर यहाँ पहुँच गई। वो जल्दी से योरीशिरो ढूंढने निकली। तभी उसका पैर एक डायरी पर पड़ा जिस पर लिखा था सीक्रेट डू नॉट लुक। नेने बहुत जिज्ञासु थी तो उसने उसके पन्ने पलटे। उसने एक तस्वीर देखी और जाना मिसाकी असल में नंबर 2 नहीं था बल्कि उसके टीचर का नाम था। नंबर 2 का असली नाम था याको। डायरी में याको की यादें थी, कैसे मिसाकी उसे रोज रोज पढ़ना लिखना और अबेकस सिखाता था, कैसे उसने उसे हेयर कटिंग कैंची दी थी जिसे याको हमेशा संभाल कर रखती थी। पढ़ने पढ़ते पढ़ते नेने को मजा आने लगा। ओह, याको को अपने टीचर पर क्रश था। लेकिन फिर एक पेज पर लिखा था आज मिसाकी स्कूल नहीं आए। फिर अगले दिन और फिर अगले दिन भी। फिर लिखा था सुना है कि सीढ़ियों से गिरकर मिसाकी की मौत हो गई। याको को मौत का मतलब नहीं पता था। उसने सोचा अगली बार जब मैं उसे देखूंगी तो पूछ लूंगी। लेकिन जब उसे समझ आया कि मिसाकी वापस नहीं आ रहा तो याको ने ठान लिया कि मैं खुद मिसाको को बना लूंगी। तभी अचानक याको उसके पीछे प्रकट हो गई। उसने कहा मैं बस मिसाकी के शरीर के हिस्से इकट्ठा कर रही थी। उसका नाम इस्तेमाल करना मेरे लिए आसान था। तभी भूत जैसी गुड़िया नेने को पकड़ लेती है। नेने ने समझाने की कोशिश की कि मिसाकी कभी नहीं चाहेगा कि तुम दूसरों को तकलीफ दो। याको बोली मुझे पता है मिसाकी अपने स्टूडेंट्स को बहुत चाहता था। अगर उसे पता चलेगा तो वह मुझसे नाराज होगा। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे डांटे भी। बस मैं दोबारा उसे देखना चाहती हूँ। अचानक हानाको की स्पिरिट और आकर नेने को बचा लेती है। लेकिन वह बहुत थक चुका था। उसने धीरे से कहा नेने क्या तुमने यहाँ कुछ कीमती चीज पाई? नेने को याद आया वो कैंची जो वेस्ट साइड श्राइन में रखी हुई थी। हानाको ने याको को बांध लिया और नेने को टाइम दिया। लेकिन याको ने रोते हुए कहा रुक जाओ, मैं इतने सालों से मिसाकी के लिए ही तो काम कर रही हूँ। ये देखकर नेने परेशान हो गई। उसे लगा ये तो बिल्कुल मेरे पुराने हालात जैसे हैं। उसने याको से कहा तुम ये मिसाकी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रही हो। नेने ने जल्दी से कैंची पर लगी सील हटा दी। अब हानाको की पावर बाउंड्री में काम करने लगी। उसने याको को हरा दिया। नेने को विजन दिखा मिसाकी छोटे याको के बाल काट रहा है और उसे वही कैंची दे रहा है। फिर क्लास फोटो लेने से पहले उसके स्टूडेंट्स अफवाह कर रहे थे कि इस श्राइन में एक भूत लड़की रहती है। अंत में मिसाकी के असली रूप की परवाह किए बिना उसने याको को खींचकर बाहर निकाला और दोनों ने खुशी खुशी क्लास फोटो खिंचवाई। फिर अचानक नेने ने आंखें खोली तो सामने हानाको था जो उसे ग्रीट कर रहा था। उसने काव को दिखाया जो पूरा डॉल बन चुका था और याको अब सिर्फ एक प्यारी लोमड़ी बन गई थी। हानाको ने बताया अब ये सबको वापस बदल देगी। असल में याको एक इनारी स्टेच्यू थी। जब उसने याको को माफी मांगने को कहा तो उसने कंधे उचकाए। नेने ने उसे क्लास फोटो लौटाकर एक इमोशनल पल बनाने की कोशिश की लेकिन याको ने उल्टा उसके हाथ पर काट दिया। यानी वो दोस्ती करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। थकी हारी नेने दीवार से टिक गई। तभी अचानक हानाको ने उसके गाल पर किस कर दिया। कहने लगा ये एक चाम है जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। नेने का चेहरा लाल हो गया और वो जोर से चीख पड़ी। उधर नेने का पीछा कर रही ओरिगामी नात्सु के पास लौट गई। जब वह साकुरा के पास गया और शोर मचाया तो साकुरा ने चुप कराने के लिए उसके सिर पर किताब फेंक दी। तभी वह ओरिगामी बदलकर काले स्पिरिट ऑर्ब में बदल गया जिसे कोकुजोदाई भी कहते हैं। नेने फिर से डे ड्रीम करने लगी। सोच रही थी कि अगर उसे उसका प्रिंस चार्मिंग किस करे तो कैसा होगा। लेकिन सपने में उसका चेहरा बदलकर हानाको का हो गया और वो पूछने लगा तो क्या चाहती हो, एक स्मूच? नेने डरकर चीख पड़ी और उसकी क्लास डिस्टर्ब हो गई। क्लब एक्टिविटीज में भी नेने का ध्यान बार बार हानाको की तरफ जाता रहा। उसे लग रहा था कि हानाको हमेशा बहुत पास खड़ा रहता है। क्या ये इशारा है कि उसे नेने पसंद है? उसकी दोस्त आओई ने नोटिस किया और पूछा क्या बात है। नेने ने आधा सच आधा झूठ बताते हुए कहा कि उसे एक लड़के को लेकर कंफ्यूजन है। उसने हानाको की कुछ बातें बताई लेकिन उसके कई गुण उसके आइडियल टाइप से मैच नहीं करते। उसने सोचा अगर उसने सच में मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं क्या करूंगी। आओई ने कहा तो हाँ बोल देना, वैसे भी तू हमेशा हैंडसम लड़कों पर मरती है और तेरे चक्कर में हमेशा गड़बड़ी होते हैं। फिर आओई ने उसे बताया कन्फेशन ट्री की अफवाह के बारे में। कहा जाता है कि ये पेड़ लव के भगवान ने लगाया था। जो भी यहाँ कन्फेस करता है उसे प्यार मिल ही जाता है। नेने ने पेड़ को देखा तो थोड़ी जलन हुई। उसने सोचा ये पेड़ पहले से यहाँ था क्या? तभी उन्होंने आकाने आओई नाम के लड़के को देखा जो अपनी कन्फेशन प्रैक्टिस कर रहा था। उसका दोस्त लीमन बिना मन के लड़की बनकर उसकी पार्टनर की एक्टिंग कर रहा था। बाद में उन्होंने क्लासरूम में देखा और पाया कि अब पहले से कहीं ज्यादा कपल्स बन गए थे। आओई ने कहा लगता है जल्दी वो लड़का भी तुम्हें कन्फेस कर देगा। लेकिन नेने को यकीन नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल के बाद हानाको ने नेने से कहा कल स्कूल के गार्डन में बड़े वाले पेड़ के पास मुझसे मिलना। नेने चौंकी और बोली कन्फेशन ट्री। हानाको मुस्कुराया और बोला हाँ वही। ये सुनकर नेने का चेहरा लाल हो गया। वो अगले दिन की मीटिंग को लेकर एक्साइटेड हो गई। अगले दिन नेने भागकर आओई को बताने गई कि उसकी मीटिंग हानाको के साथ तय हुई है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती उसने देखा कि उसकी दोस्त कांप रही है और रो रही है। नेने ने उसकी
उसकी नजर का पीछा किया और देखा कि जो लड़के कल कन्फेशन ट्री के नीचे प्रैक्टिस कर रहे थे आज वे अजीब पोज बनाकर खड़े थे और खुद को कपल कह रहे थे। आओई शॉक थी क्योंकि अकाने हमेशा कहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन आओई ने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती, हम बस बचपन के दोस्त हैं और अगर हम शादी भी कर ले तो मेरा नाम बन जाएगा आओई आओई, जो कि बिल्कुल अजीब होगा। वो ये सोचकर भी हैरान थी कि अब अकाने शायद गे है। स्कूल के बाद नेने कन्फेशन ट्री की तरफ बढ़ी। वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसका पहला कन्फेशन होने वाला था। भले ही हना को उसका टाइप का नहीं था, उसने मन ही मन सोचा काश हना को लंबा और बिना हेड के हैंडसम लगे। वो पेड़ के पास पहुंची और देखा हना को दूर कहीं देख रहा था। उसने नोट किया उसके अंदर कुछ कूल बात तो है। अचानक हनाको ने उसे पकड़ लिया और बोला मुझसे रिश्ता बना लो। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन नेने का दिल धड़कने लगा और उसे अच्छा लगा। लेकिन ये पल ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि हनाको ने उसके कान में फुसफुसाया, जल्दी से मुझे ना बोल दो। नेने हक्का बक्का रह गई, लेकिन उसने मना कर दिया। तुरंत चारों तरफ अंधेरा छा गया। पेड़ बोलने लगा किसी का प्यार रिजेक्ट करना बहुत बड़ी गलती है। नेने ने उस पेड़ की असली आत्मा देखी और बोली कितना क्रीपी है। ये सुनकर पेड़ गुस्से में आ गया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन तभी एक बैरियर आ गया और उसके गाल पर 7 लिखा हुआ आया। ये एक प्रोटेक्टिव चार्म था। हना को खुश हुआ, मेरी एक फीमेल असिस्टेंट होना काम आ गया। ये पेड़ सिर्फ कपल्स के सामने आता है। उसने अपनी नाइफ से पेड़ को काटा और उसकी पावर कम कर दी। अब वह पेड़ सिकुड़कर छोटा हो गया। पेड़ नाराज था, बोला मैंने बच्चों की अफवाहों से पावर जमा की थी और मेहनत की थी। हानाको ने उसे कोडामा कहा, यानी पेड़ की आत्मा। असल में वही कपल्स की अजीब बढ़ोतरी का कारण था। हानाको ने नेने को पकड़कर देखा, वो नाराज थी क्योंकि हानाको का कन्फेशन असली नहीं था। उसने उसे हेडबट मारा। नेने शर्मिंदा थी और बेवकूफ महसूस कर रही थी। उसने पूछा तुमने उस दिन मुझे किस क्यों किया? हानाको बोला वो चार्म था ताकि कुछ समय तक कोई भी आत्मा तुम्हें अटैक न करे। ये सुनकर नेने और गुस्सा हो गई, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और जाने लगी। लेकिन हानाको ने उसे पकड़ लिया और माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। बिना हेड के हानाको पहली बार एक नॉर्मल लड़के जैसा दिख रहा था। नेने को तब एहसास हुआ मैंने इसे हमेशा अपना दोस्त कहा, लेकिन इसे जाना ही नहीं, न इसके अपराध के बारे में, न इसकी मौत के बारे में और न ही इसका असली नाम। हानाको ने उसे गले लगाया और कहा यहीं रुको जब तक रोना बंद ना हो जाए। और नेने ने पहली बार महसूस किया मैं इसे सच में जानना चाहती हूँ। अगले दिन हानाको ने मजाक करते हुए नेने से कहा क्या तुम मेरी पर्सनल इन्फो जानना चाहती हो किसी डर्टी रीजन से? नेने बोली नहीं, मैं बस कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग करना चाहती थी। काऊ जो बीच में फंसा था बोर हो गया। हानाको ने पूछा इसके लिए तुम्हें मेरी डेथ डेट क्यों चाहिए? क्यों ना ये टेस्ट तुम उस पर करो जिसे तुम सच में पसंद करती हो, मिनामोटो सेंपाई पर। नेने घबरा कर बोली नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती, बस आदर्श मानती हूँ। वो बहुत ऊपर है, मैं सिर्फ उसे दूर से देखना पसंद करती हूँ। वह स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, हैंडसम, काइंड और स्मार्ट। अभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई थैंक यू। वह था टोरो मिनामोटो, काऊ का बड़ा भाई। उसने नेने का शुक्रिया अदा किया कि उसने काऊ का ध्यान रखा, लेकिन हानाको की तरफ उसने गुस्से से घूरा। नेने तो तेरू को देखकर फैन गर्ल मोड में चली गई, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि दोनों का सरनेम तो एक ही है, मिनामोटो। फिर प्राइवेट में तेरू ने काऊ को डांटा, तुम्हें जैसे ही 7 वंडर्स मिले तुम्हें तुरंत उनका खात्मा करना चाहिए था। तेरू मिनामोटो ने समझाया मैं इन 7 वंडर्स को इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट को घातक नुकसान नहीं पहुँचा रहे, लेकिन हाल ही में स्कूल की आत्मा बदलने लगे हैं और 7 वंडर्स तो सबसे पावरफुल है। काऊ ने कहा लेकिन हानाको इतना बुरा नहीं है, उसने सबकी मदद की है। तेरू ने जवाब दिया कोई भी आत्मा अच्छा नहीं होता, फिर भी उसने ये काम काऊ को सौंपा था ताकि वह अच्छा एक्सोर्सिस्ट बन सके। लेकिन अब उसने काऊ को कहा तुम 7 वंडर्स से दूर रहो। काऊ ने गिड़गिड़ा कर एक और मौका मांगा। तेरू ने आखिरकार दयालुता से उसे एक चांस दे दिया। लाइब्रेरी में नेने ने सोचा कि शायद उसे हानाको के बारे में कोई किताब मिलेगी, लेकिन वहाँ बस वही बातें थी जो उसने बचपन में हानाको सैन की अफवाह में पढ़ी थी। तभी वहाँ आई साकुरा, एक खूबसूरत लड़की, गुड़िया जैसे लंबे पैरों वाली। उसने नेने से कहा क्या तुम 7 वंडर्स के बारे में जानना चाहती हो, और उसे एक किताब थमाई। साकुरा ने हानाको के बारे में कहा वो बिल्ली के बच्चा जैसा है, जिद्दी, सेल्फिश और नीडी। नेने ने सोचा अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही सीन है जैसे किसी मांगा में जहाँ कोई रहस्यमय औरत अचानक आती है और हीरो को चुराने की कोशिश करती है। क्या ये हानाको की गर्लफ्रेंड है? साकुरा जाते जाते बोली अगर तुम्हें हानाको के बारे में और जानना है तो 5वें वंडर के पास जाना 4 बजे लाइब्रेरी में। नेने उसे ढूंढने भागी, लेकिन रास्ते में टीचर से टकरा गई। टीचर ने टोका लाइब्रेरी में दौड़ना मना है। जब तक उसने देखा साकुरा गायब हो चुकी थी। अगले दिन नेने ने आओई से पूछा ये 5th वंडर क्या है? आओई ने समझाया स्कूल लाइब्रेरी में एक स्पेशल जगह है जहाँ 4 बजे ही एंट्री होती है। वहाँ की किताबों में लोगों के नाम लिखे होते हैं और उनके पूरे रिकॉर्ड्स, उन्होंने क्या किया और वे आगे क्या करने वाले हैं, यानी पास्ट और फ्यूचर दोनों उसमें लिखा होता है। नेने को लगा शायद साकुरा ये इशारा कर रही थी कि मैं हानाको की किताब को वहीं ढूंढ सकती हूँ। आओई ने चेतावनी दी वहाँ
वहाँ 3 तरह की किताबें होती है। व्हाइट बुक जिंदा लोगों का रिकॉर्ड, ब्लैक बुक मर चुके लोगों का रिकॉर्ड और रेड बुक इसे कभी मत पढ़ना। इस बीच कहीं और साकुरा और नात्सु के पीछे एक लड़का दिखा जो हानाको जैसा था, लेकिन उसके पास ब्लैक स्पिरिट्स ऑर्ब थे। लाइब्रेरी के बाउंड्री में नेने ने काओ से पूछा, क्या तुम अभी भी हानाको को भगाने की सोच रहे हो? काओ ने माना, मुझे अब शक है, मैं हानाको के बारे में ज्यादा नहीं जानता, शायद सिर्फ आत्मा होने की वजह से उसे मारना सही नहीं है। नेने हंसी और कहा, हम दोनों एक जैसे हैं। उसने काओ का हाथ पकड़कर मजाक में कहा, ये तो तुम्हारे दिल पर एरो चलाने जैसा है। तभी एक बटरफ्लाई आई और उनके सामने 4 o'clock लाइब्रेरी का दरवाजा खुल गया। अंदर वही बाउंड्री थी, लाइफ और डेथ के बीच की। नेने उस तितली के पीछे गई और उसने देखा कि वो एक किताब पर बैठी थी। उस किताब पर उसका नाम लिखा था। नेने ने खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि जिस दिन उसने पहली बार हानाको को हेड उतारे बिना देखा, उसका दिल तेज धड़का और उसने उस वक्त अपनी फीलिंग एक कविता में लिखी। यानी नेने के दिल में हानाको के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही थी, भले ही वो उसके आइडियल टाइप से बिल्कुल अलग था। किताब में नेने ने अगली लाइन पढ़ी, तो फिर मेरा दिल क्यों धड़कता है तुम्हारे रहस्यमय दिल के बारे में और जानने के लिए। ये पढ़कर नेने को यकीन हो गया कि लाइब्रेरी की अफवाहें सच है। उसने आगे देखा, एक रेड पेज आया जो फ्यूचर इवेंट को दिखा रहा था। वो बहुत एक्साइटेड हुई जब उसने देखा कि उसकी पहली डेट होगी हाथ पकड़कर फूड स्टॉल में घूमते हुए। लेकिन फिर उसका दिल टूट गया क्योंकि उसी डेट पर उसका लड़का उसे छोड़ देता है, यह कहकर कि उसके पैर बहुत मोटे हैं। उसने अगला पेज खोला, वहाँ लिखा था कि वह हानाको की असली पहचान जान लेगी। लेकिन तभी किताब का रंग लाल होने लगा और तभी एक विशाल भूत प्रकट हुआ और वो उसे खाने ही वाला था। सौभाग्य से काओ ने उसे बचा लिया। काओ ने हमला करने की कोशिश की लेकिन कोई असर नहीं हुआ क्योंकि हानाको ने उसका स्टाफ पहले ही सील कर दिया था। तभी हानाको आया, दोनों को बचाया और नेने को पकड़कर काओ के सामने खड़ा कर दिया। फिर सूची सेंसे प्रकट हुए। उन्होंने एक किताब उठाई और उसी से उस भूत को मिटा दिया। उन्होंने नेने और काओ को डांटा, तुम्हारी वजह से एक किताब लाल हो गई, और डराने के लिए उन्होंने एक बटरफ्लाई निकल ली। हानाको ने उनसे कहा, मेरे गेस्ट को मत डराओ। तो सूची हंसकर रुक गए। ठीक है बॉस। हानाको ने उन्हें बताया, यही है 4 o'clock लाइब्रेरी। नेने और काओ चौंक गए। उन्हें लगा सूची इंसान है पर असल में वो भी भूत निकले। सूची ने समझाया, एक आत्मा तभी तक जिंदा है जब तक उसकी अफवाह जिंदा है, इसीलिए मुझे अपनी अफवाहें फैलानी पड़ती है। वैसे तुम्हारे कुछ दोस्त भी शायद इंसान ना हो। तभी हानाको ने याको को भी बुलाया। वे मिलकर कुछ इंसान को डराने का काम कर रहे थे। तभी सूची ने याको को टोका, तुमने हाल ही में इंसानों पर अटैक क्यों किया? हानाको ने दोनों को चेतावनी दी, लाइन क्रॉस मत करना। उसने फिर नेने और काओ को बताया, आमतौर पर सब शांति से रहते हैं लेकिन लगता है 7 वंडर्स में से कोई एक गद्दार है। वो अफवाहें बदलकर भूतों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। याको भी उसी का शिकार बनी थी। सूची ने आगे कहा, छोटे मोटे आत्माओं की अफवाह बदलना अलग बात है, लेकिन अगर किसी 7 वंडर्स की अफवाह बदल दी जाए तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई इंसान है और उसका 7 वंडर्स से रिश्ता है। हानाको ने अपनी योजना बताई, हम सब 7 वंडर्स को फिलहाल खत्म कर देंगे, हर किसी का योरीशिरो तोड़ देंगे जिससे उनकी पावर खत्म हो जाएगी। फिर हमें किसी गद्दार या आउट ऑफ कंट्रोल आत्मा की चिंता नहीं रहेगी। जब सब सुलझ जाएगा तो मैं उन्हें फिर से रीअपॉइंट कर दूंगा। सूची ने कहा, मैं अपना योरीशिरो इतनी आसानी से नहीं दूंगा, लेकिन फिर बोला, ठीक है दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम सबको मुझे अपने पर्सनल सीक्रेट्स बताने होंगे। नेने ने पहले बताया, जूनियर हाई में मैंने एक इमेजिनरी बॉयफ्रेंड के साथ एक्सचेंज डायरी रखी थी, लेकिन सूची ने उसकी पोल खोल दी। झूठ, तुम्हारी किताब में लिखा है कि तुम अभी भी वो डायरी रखती हो। ताजा पेज पर लिखा था, डियर तेरू, आज तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में जब स्कूल असेंबली में बोले तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे, लेकिन तुम्हें मुझे इतनी देर तक घूरना नहीं चाहिए। हमारा रिश्ता सीक्रेट है। असल में असेंबली सच थी लेकिन बाकी सब नेने का भ्रम था। फिर काओ ने अपना सीक्रेट बताया, मुझे राक्षस वाले मुखौटे से डर लगता है, लेकिन सूची को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में हानाको ने कहा, मैं भी बताऊं, लेकिन सूची बोला, नहीं, तेरे बारे में मुझे पहले से ही काफी कुछ पता है। काओ और नेने अभी भी क्यूरियस थे, तो हानाको ने आखिरकार अपना सीक्रेट बताया, मुझे डोनट्स पसंद है। यह कहकर वो खुद शर्म से लाल पड़ गया। फिर सूची ने सीक्रेट रास्ता खोला जो उसके योरीशिरो तक जाता है, लेकिन उसने कहा अंदर सिर्फ नेने जाएगी। रास्ते में चलते चलते सूची ने नेने से बातें की। नेने ने पूछा, क्या किताबों में लिखा हुआ भविष्य बदला जा सकता है? सूची ने कहा, नहीं, भविष्य पत्थर की लकीर है, बदला नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा होते हुए बस एक ही बार मैंने देखा है। उसने अपना योरीशिरो दिखाया, एक मून रॉक। वो उसे एक लड़के ने दिया था जिसने उसका भविष्य बदल दिया था। ये वही समय था जब इंसान पहली बार चांद पर गए थे। लड़का साधारण इंसान था जिसे तारे पसंद थे और थोड़ा शब्दों में अटकता था। नेने ने योरीशिरो की सील तोड़ी और उसे सूची की यादें दिखी। 22 जुलाई 1969। सूची एक लड़के के जख्म ठीक कर रहा था। उसका नाम था अमाने युगी। वो परेशान था और जानना चाहता था कि उसे कौन बुली कर रहा है, लेकिन अमाने ने कुछ नहीं बताया। अमाने ने उसे अपनी मून रॉक दिखाई। जब वह 4 साल का था, ये पत्थर उसके सामने गिरा था। भले ही बाकी लोग मानते थे कि ये साधारण पत्थर है, अमाने
मानता था कि ये चांद का टुकड़ा है। उसके लिए ये एक ट्रेजर था, क्योंकि चांद धरती से 380 किलोमीटर दूर है। अमा ने चांद की ओर पत्थर उठाकर बोला, जब मैं इसे देखता हूँ तो लगता है कि कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन फिर उसने फैसला किया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब नेने की आंखें खुली, सूची ने कहा, योरीशिरो तोड़ने से मालिक की यादें सामने आ जाती है। जो लड़का तुम्हें दिखा वही हनाको था। असली नाम अमाने युगी। सूची ने बताया, अमाने का भविष्य मैंने किताब में पढ़ा था। वह बड़ा होकर साइंस टीचर बनने वाला था। अगर वो जिंदा रहता तो वह मेरा सहकर्मी होता, लेकिन अफसोस वो अपनी उम्र से पहले ही मर गया। फिर भी अमाने अकेला इंसान था जिसने अपना भविष्य बदला था, लेकिन उसने खुद कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अब वो 7 वंडर्स का लीडर है। सूची चला गया। हनाको वहाँ आया और नेने को थैंक यू बोला, योरीशिरो तोड़ने और शांति बनाए रखने के लिए। नेने ने उसे पकड़ लिया और नोटिस किया कि उसका शरीर बिल्कुल ठंडा है। उसे पता था हनाको मर चुका है, लेकिन अब वो समझ पा रही थी कि हनाको का सामना किस तरह से करे। बाद में हनाको ने सूची को टोका, नेने अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। सूची ने कहा, मैंने उससे अपना योरीशिरो दिखाया, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा योरीशिरो क्या है। हनाको ने मजाक में कहा, शायद कोई गंदी मैगजीन होगी। ये सुनकर सूची ने आह भर ली। बाथरूम साफ करते वक्त हनाको ने नोटिस किया, अब नेने पहले जैसी शिकायत नहीं करती। पहले वो सिंड्रेला जैसे बर्ताव करती थी, हर काम पर शिकायत, लेकिन अब वो चुपचाप काम कर रही थी, आंखों में आंखें भी नहीं मिला रही थी। क्लास में भी नेने का ध्यान भटका रहा। वो बार बार वही सोच रही थी जो उसने सूची सेंसे का योरीशिरो तोड़ने के बाद देखा। ब्रेक में उसने अपना दिमाग शांत करने के लिए गार्डनिंग करने का फैसला किया। काओ वहाँ आया और नेने से एक फेवर मांगा, मुझे डोनट्स बनाने में मदद करो। कुछ देर बाद नेने उसके साथ होम इकोनॉमिक्स रूम में गई और टेबल पर बिखरा हुआ गड़बड़ देखकर हंस पड़ी। दोनों ने मिलकर सफाई की। नेने ने पूछा, तुम डोनट्स क्यों बनाना चाहते हो। काओ हकलाते हुए बोला, मेरी बहन खाने के लिए बार बार बोल रही थी, इसलिए मैंने रूम रिजर्व कर लिया। असल में ये झूठ था। उसने माफी मांगी, लेकिन नेने ने उसे उल्टा थैंक यू कहा। उसने समझाया, असल में मुझे हनाको के आसपास अजीब लगता है। फिर वह इतनी तेजी से बैटर घुमाने लगी कि काओ को उसे रोकना पड़ा। काओ ने कहा, मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ, जब भी तुझे टेंशन हो तो मुझसे कह सकती है। ये कहते ही उसे शर्म आ गई, क्योंकि वो नेने के बहुत पास खड़ा था। नेने ने उसे फिर थैंक यू कहा और सूची की यादों वाली कहानी शेयर कर दी। उसने काओ से पूछा, क्या मुझे अब भी हनाको का दोस्त बने रहना चाहिए। आखिर वो मर चुका है, एक इविल स्पिरिट है, 7 वंडर्स में से एक, और शायद मर्डर भी। वो कंफ्यूज थी कि हनाको से कैसे पेश आए, लेकिन एक बात पक्की थी, वो हनाको को अकेले नहीं छोड़ सकती थी। काओ भी मान गया, मुझे भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत। दोनों ने महसूस किया कि वे सचमुच एक ही नाव में सवार है। दोनों ने डोनट्स तैयार किए। जैसे ही खाने वाले थे, अचानक टेरू आ गया और अपने भाई काओ से लड़ने लगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया, इंग्रेडिएंट्स तो हमने साथ खरीदे थे। उसने ये भी पूछा, नेने यहाँ क्यों मदद कर रही है। नेने ने कहा, क्योंकि काओ कुकिंग में अच्छा नहीं है। टेरू हैरान रह गया, क्योंकि उसे पता था कि उसका छोटा भाई अच्छा कुक है। कुछ कहने से पहले ही काओ ने उसके मुंह पे डोनट ठूस दिया और नेने के लिए ढेर सारे पैक कर दिए ताकि वो हनाको को दे सके। नेने ने जल्दी से उसे थैंक यू कहा और ब्लश करते हुए बाहर निकल गई। टेरू को समझ आया कि असल में काओ हनाको की वजह से नेने के साथ कुकिंग कर रहा था। काओ ने डटकर कहा, हनाको 7th वंडर है, लेकिन मैं उससे तभी लड़ूंगा जब उसकी जरूरत हो। अचानक टेरू की नजर एक मौके पर पड़ी जो कॉरिडोर में भाग रहा था। वो जाकर साकुरा से मिला और दोनों के बीच कुछ सीक्रेट सिग्नल हुआ। रूफटॉप पर नेने ने हनाको को डोनट्स दिए। हनाको बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर थोड़ा उदास हो गया। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। नेने पास आई और बोली, तुम्हारी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुम सच में एक पेन हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, दोस्त की तरह। हनाको ने पूछा, अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। वो सच कहने ही वाला था कि अचानक डोनट का बैग जोर से हिलने लगा। उसमें से एक ओरिगामी उड़कर बाहर निकला। हनाको ने तुरंत पॉजिटिव पोज लिया और अपनी नाइफ से उस पर वार किया। तभी उस पेपर से लड़के जैसी हंसी सुनाई दी। एक काली आग निकली और एक और बाहर आया। फिर वहाँ प्रकट हुआ हनाको जैसा दिखने वाला लड़का। उसने हनाको की नाइफ को पहचानते हुए कहा, ये चाकू मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। हनाको के जैसे दिखने वाले उस लड़के को यकीन नहीं हुआ कि हनाको नेने की रक्षा कर रहा है, क्योंकि हनाको ही था जिसने उसे मारा था। वो लड़का हनाको का असली नाम भी जानता था। वो हनाको की तरफ बढ़ा तो हनाको पसीना पसीना हो गया। उसने हनाको के गाल को छुआ, लेकिन तभी नेने ने उसे धक्का देकर अलग किया और उस पर गर्म चाय फेंक दी। वो लड़का नेने का हाथ पकड़कर मुस्कुराया और बोला, फिर मिलेंगे, और अचानक गायब हो गया। उसके जाने के बाद नेने ने हनाको से पूछा, क्या ये वही लड़का है जिसे तुमने मारा था। हनाको गुस्से और दर्द से भरकर उसे जमीन पर पिन कर देता है। नेने डर गई, लगभग रोने लगी, लेकिन हनाको की आंखों में वही दर्द था। फिर उसने चारों ओर बिखरे डोनट्स देखे और चुपचाप उठाकर माफी मांगते हुए चला गया।
नेने उदास बैठी रही। वो लड़का कौन था? हानाको ने उसे क्यों मारा? इतने सारे सवाल थे, लेकिन फिर से पूछने का मौका खो दिया। ब्रॉडकास्टिंग क्लब में नात्सु ने साकुरा से पूछा, क्या उस आत्मा को यूं खुला छोड़ना ठीक है? हमें शायद हानाको से लड़ना पड़े। यहाँ तक कि तेरू को भी शक हो गया है कि हम रूमर्स फैला रहे हैं। साकुरा बोली, सब ठीक रहेगा, बात्सु मेरी रक्षा करेगा। नात्सु ने मौका देखकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन साकुरा ने उसे मक्खी की तरह झटक दिया। तभी हानाको जैसा दिखने वाला वही लड़का आया और साकुरा को गले लगाकर बोला, मैं खुश हूँ, इतने समय बाद मैंने अमाने को देखा। मैंने तो तुम्हारे लिए उसके जैसा दिखने की भी कोशिश की। उसने पूछा, अब अगली अफवाह कौन सी होगी? साकुरा ने कान लगाकर स्टूडेंट्स की बातें सुनी। वे कह रहे थे कि जूनियर हाई के गेट पर एक भूत दिखा है। उधर काओ ने भी यह बात सुनी। वो अपने जूते लेने लॉकर पर गया। तभी एक आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाकी लड़के डर कर भाग गए, लेकिन काओ ने हिम्मत दिखाते हुए उस भूत को पकड़ लिया और कॉर्नर कर दिया। उसने देखा वो भूत यूनिफॉर्म में था। उसने सोचा, क्या ये कभी हमारा स्टूडेंट था? बाथरूम ड्यूटी करते वक्त नेने ने हानाको को देखा। वो नॉर्मल बर्ताव कर रहा था, लेकिन पिछले दिन की घटना पर कुछ बोलना नहीं चाहता था। तभी काओ कमरे में घुसा और अपना पकड़ा हुआ आत्मा दिखाया। हानाको चौंका और बोला, तुमने इसे भगाया क्यों नहीं? काओ ने कहा, पहले इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। हानाको ने गौर से देखा और समझाया, ये स्पिरिट यहाँ इसलिए है क्योंकि इसके मन में रिग्रेट्स हैं। जैसे ही वे चले गए, नेने ने पूछा, क्या इन्हें ऐसे अकेला छोड़ना सही है? हानाको ने कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हॉलवे में काओ ने स्पिरिट से थोड़ी शक्ति दिखाई ताकि सच निकलवा सके, लेकिन उस स्पिरिट ने काओ का मजाक उड़ाया। तुम्हारी ट्रैफिक सेफ्टी इयरिंग कितनी बेकार है, क्या तुम्हारे दिमाग में क्रैश हो गया है? जाओ 100 बार घूमो और गिरकर मर जाओ। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं कमजोर हूँ, फॉरवर्ड हो तुम। काओ ने गुस्से में उसे डांटा, तुम क्यूट घोस्ट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीजी करो। थोड़ी देर बाद स्पिरिट ने सांस ली और काओ ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। मैं एक प्राचीन एक्सोर्सिस्ट क्लैन का दूसरा बेटा हूँ। स्पिरिट हंस पड़ा, तुम बहुत एनीमे देख रहे हो, तुम्हें 8 ग्रेड सिंड्रोम हो गया है। काओ ने उसका नाम और क्लास पूछा। वो टालमटोल करने लगा, लेकिन काओ ने धमकाया तो उसने बताया उसका नाम मित्सुबा है। उसका रिग्रेट फोटोग्राफी से जुड़ा था। उसने कहा, मैं मरने से पहले एक फोटो लेना चाहता था, लेकिन मेरा कैमरा फोटोग्राफी क्लब को दान कर दिया गया। वो कैमरा वापस ले आओ। फिर बाहर काओ ने मित्सुबा से कहा, जल्दी जल्दी फोटो खींच लो, लेकिन मित्सुबा ने फिर से काओ को चिढ़ाया और उसे झूठा और परवर्ट कहा। काओ ने उसे शॉक दिया। काओ ने कहा, लोगों की फोटो क्यों नहीं लेते? मित्सुबा पहले हिचकिचाया, फिर काओ ने खुद को उसकी टेस्ट सब्जेक्ट बनने की पेशकश की, लेकिन मित्सुबा बोला, तुम डर्टी फोटो खींचते होगे, मैं तुम्हारी फोटो नहीं लूंगा। तभी याको वहाँ आया और मित्सुबा का कैमरा देखा। उसे याद आया, पिछली सर्दियों में मित्सुबा किसी हादसे में मरा था। वो हमारे क्लास में था, फर्स्ट ईयर में। ये सुनकर काओ ने मित्सुबा की तरफ देखा और तभी यादें उसके दिमाग में लौटने लगी। सोसुके मित्सुबा, असल में वो काओ के पहले साल के मिडिल स्कूल का दोस्त था। मित्सुबा सबको बुलाता रहा, जिन्हें वो अपना दोस्त समझता था, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं रहा था। हालांकि वो सबको पहचान रहा था। बारिश होने पर सब अंदर चले गए और मित्सुबा ने काओ को अपनी कहानी बताई। एलिमेंट्री स्कूल में मुझे बहुत बुली किया गया। कभी कहा जाता कि मैं बहुत गर्ली हूँ, तो कभी कॉकी। बिना मतलब की कई सारी बातें मुझे कही जाती थी, इसलिए मिडिल स्कूल में मैंने सोचा सबके साथ फ्रेंडली रहूंगा ताकि कोई मुझे कॉकी ना कहे। मैं सबके साथ कैजुअली घूमता फिरता रहा, लेकिन ना तो बुली हुआ न सच्चे दोस्त बने। शायद यही वजह है कि अब मरने के बाद कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा। काओ ने उसे जवाब दिया, तू गर्ली है, रूड है, सेल्फी से बहुत शोर मचाता है, कैमरा गीक है, ग्लूमी है और थोड़ी फेकिंग करता है। काओ बोला, अगर कोई मुझसे पूछे कि मित्सुबा कौन है तो मैं यही कहूँगा। फिर उसने माफी मांगी, मुझे पहले तुझे पहचानना चाहिए था, लेकिन तू पहले से इतना अलग लग रहा था कि मैं पहचान नहीं पाया। काओ ने कहा, तू जैसा है वैसा ही रह, और मुझे अब दिख रहा है कि असल में तू कैसा है। मित्सुबा ने पूछा, अगर मैं जिंदा होता तो क्या हम असली दोस्त बन सकते थे? काओ ने कहा, सिर्फ इसलिए कि तू मर चुका है इसका मतलब ये नहीं कि हम अब दोस्त नहीं बन सकते। ये सुनकर मित्सुबा ने काओ की फोटो ली। ये उसके लिए बहुत मायने रखता था। लेकिन तभी हानाको जैसा दिखने वाला वो लड़का आ गया। उसने मित्सुबा को अकेले छोड़ने से इनकार किया और तुरंत अपनी नाइफ से उसे भेद दिया। काओ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तो कीड़े की तरह दब गया। उस लड़के ने मित्सुबा को पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी इच्छा थी कि सब तुम्हें याद रखे, तो चलो मैं ये पूरी कर देता हूँ। काओ ने फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन उस काले ऑर्ब ने उसे उड़ा दिया। उस लड़के ने कहा, अमाने जीवित लोगों की विशेष पूरी करता है और मैं मरे हुए लोगों की। मित्सुबा ने इच्छा की थी और उसे जवाब दिया। उसने एक रेडियो बुलाया और दूसरी तरफ साकुरा ने एक नया रूमर फैलाया, ब्रोकन निक गोस्ट का, जो जूनियर हाई एंट्रेंस में घूमता है। अब मित्सुबा उस अफवाह में बदल गया, एक अकेला भूत जो लोगों से पूछता है, क्या तुमने मुझे भुला दिया? अगर कोई उसका नाम ना बता पाए तो वो उनकी गर्दन तोड़ देता है और उन्हें अपने जैसा बना देता है। स्कूल के बच्चे डर से कांपने लगे और ये अफवाह आग की तरफ फैल गई। मित्सुबा अब हमेशा के लिए बदल गया, एक भयानक दानव बन गया। हानाको के हाकू जोदाई ने उसे चेतावनी दी और हानाको डर गया कि मित्सुबा अब ऐसा हो गया। वो लड़का बोला, मुझे 7 वंडर्स की इंसानों और आत्मा के बीच बैलेंस की परवाह नहीं, दोनों जैसे चाहे वैसे जिए, अगर इससे दुनिया नष्ट हो जाती है तो भी ठीक है। उसने मित्सुबा की इच्छा को अस्पष्ट कहा। उसे खुद पता नहीं था कि क्या करना है, वो बस चाहता था
कि लोग उसे याद रखे। ऐसी अधूरी इच्छा से मैं उसे सिर्फ आधा अधूरा भूत ही बना सका। मित्सुबा की स्थिति अब पहले जैसी नहीं थी, सब काओ की वजह से बदली थी। जब काओ ने मित्सुबा की सच्ची इच्छा बाहर निकाली तो उसका रिग्रेट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और जितनी स्ट्रॉन्ग इच्छा उतनी स्ट्रॉन्ग आत्मा। मित्सुबा की असली ख्वाहिश थी दोस्तों के साथ हमेशा रहना। तभी सुकासा हानाको के जुड़वा भाई ने मित्सुबा को भड़काया, अगर तुम काओ को मार दो तो तुम दोनों हमेशा साथ रह सकते हो। उसकी इच्छा का प्राइस था उसकी रीजनिंग, और अब मित्सुबा को रोकना नामुमकिन था। वो पूरी तरह मॉन्स्टर बन गया और काओ का गला घोटने लगा। जैसे ही काओ मरने ही वाला था, हानाको आ गया और उसे बचा लिया। सुकासा बहुत खुश था। अमाने तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन हानाको गुस्से और दर्द से कांप रहा था। सुकासा तुम ये सब कैसे कर सकते हो? सुकासा बस हंसा और बोला, मुझे अच्छा लगता है जब लोग अपनी ख्वाहिश दबाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन जब तुमने मुझे मारा था। हानाको आंसुओं में डूबा था, पर सुकासा फिर से हंसते हुए बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे प्यारे भाई, और फिर गायब हो गया। काओ ने टूटे दिल से हानाको से विनती की, कृपया मित्सुबा को फिर से पहले जैसा बना दो, जैसे मिसाकी स्टेज के साथ किया था। वो अपने दोस्त के खो जाने पर रो पड़ा, लेकिन हानाको ने समझाया ये सब बेकार है। आत्मा बनकर जिंदा रहना असल जिंदगी की कंटिन्यूएशन नहीं है। चाहे कितना भी रिग्रेट हो या इच्छा हो, अगर इंसान जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो मरने के बाद भी नहीं कर पाएगा। ये आत्माएं इसे मानने से इनकार करती है, वो मित्सुबा जैसी बन जाती है। हानाको ने काओ से कहा, शायद तुम मित्सुबा का रिग्रेट काट सकते थे, लेकिन उल्टा हो गया। हानाको ने खुद मित्सुबा को अपनी चाकू से खत्म कर दिया और काओ को उसकी एक आखिरी याद दे दी। अब बस उसका कैमरा बचा था। काओ पूरी तरह टूट गया। वो सुकासा को कभी माफ नहीं कर सकता था कि उसने मित्सुबा के साथ ये किया। रात को जब वो मित्सुबा के कैमरे की फोटो देख रहा था, उसने देखा एक तस्वीर में काओ था। उसे याद आया मित्सुबा ने कहा था मैं किसी इम्पोर्टेंट चीज की फोटो ले रहा हूँ, और वो चीज थी काओ। उधर नेने अपने पूरे इमोशन के साथ मोबाइल गेम खेल रही थी। तभी आओई ने उसे डराकर चौंका दिया। आओई ने बताया, एक कूल सीनियर लड़का मुझे बाहर बुला रहा है। ये सुनकर नेने डे ड्रीम करने लगी, क्या होगा अगर वो बोले आई लव यू, चलो डेट करते हैं, मुझसे शादी कर लो। और फिर सामने आया नात्सु। वो दोनों साथ चलते हैं और नेने उसे देख देख कर शर्मा रही थी, कितना हैंडसम है। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि नात्सु उसे किसी और से मिलवाने ले जा रहा है। उसके हाथ में गोल्ड फिश बाउल क्यों है? वो पूछ ही रही थी कि अचानक सुकासा आया और उस पर पानी फेंक दिया। वो बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। नेने डरकर बेहोश हो गई। असल में ये बस उसकी शरारत थी। उसने उसे फिश बाउल में डाल दिया। उसमें आने पर नेने ने देखा पास में पेस्ट्री रखी थी, नए क्यूट कपड़े रखे थे और जमीन पर पानी फैला हुआ था। उसे समझ आया ये तो बाउंड्री है। तभी सामने आई साकुरा। नेने ने उसे पहचाना, ये वही है, लाइब्रेरी में मिली थी, शायद हानाको की गर्लफ्रेंड। सुकासा और नात्सु दोनों हैरान, गर्लफ्रेंड? असल में ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। साकुरा ने आराम से बैठकर खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं हाई स्कूल 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन मैंने एक विश मांगी थी। उसका प्राइस था एक आत्मा के साथ बॉन्ड बनाना। वो आत्मा है सुकासा। हाँ, कभी कभी बच्चा सा लगता है, लेकिन सरप्राइजिंगली डिपेंडेबल है। जहाँ तक नात्सु की बात है, वो तो मानो इनविजिबल था। साकुरा ने दिखावा किया कि वो वहाँ है ही नहीं। नेने को शुरू में शक था, भले ही साकुरा फ्रेंडली लग रही थी, लेकिन उसे पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ 30 मिनट में ही नेने रोने लगी और हानाको के बदलते बर्ताव के बारे में अपने दुख बता रही थी। साकुरा ने उसे समझाया, मैं रिलेट कर सकती हूँ, सुकासा की बातों का कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। मैंने ठान लिया है कि उसे इंसान नहीं बिल्ली समझ कर रहूं। तभी सुकासा ने खुद को हानाको का छोटा जुड़वा भाई बताया। उसने नेने को चिढ़ाया, तो अमाने और तुमने स्मूच कर लिया है क्या? नेने बुरी तरह घबरा गई और जोर जोर से मना करने लगी। सुकासा उसके बहुत करीब आकर बोला, पक्का? लोगों ने उसे खींच लिया। नेने को समझ आया कि उसने पूरी तरह अपनी गार्ड नीचे कर दी थी। सुकासा ने साकुरा को इशारा किया। मन मार कर साकुरा ने नेने को गोस्टली चेयर में बांध दिया। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन सुकासा का कहना मानना पड़ा। सुकासा चाहता था कि नेने अभी गायब हो जाए। दरवाजा बंद हुआ और नेने को शॉक तब लगा जब उसने देखा अंदर नात्सु भी फंसा हुआ है। नात्सु बोला, साकुरा कभी कभी मेरे साथ बहुत हार्श हो जाती है, लेकिन बाकी सबके साथ नहीं, तो मुझे लगता है वो मुझसे प्यार करती है। नेने धीरे धीरे सिंग करने लगी और हानाको से मदद की गुहार लगाई, प्लीज हेल्प मी। होश में आने पर नात्सु ने उसे किस ऑफर किया। नेने चौंक गई और उसके माथे पर हेडबट कर दिया। उसका इरादा नहीं था, बस डर के मारे हो गया। बाद में उसने सोचा शायद मुझे मना नहीं करना चाहिए था, ये मौका हाथ से निकल गया। नेने ने चारों ओर देखा, ढेर सारे दरवाजे थे और मौके भी। एक मौके रेडियो लेकर आया, उसमें हानाको की आवाज आई, तुम बाउंड्री में नहीं हो। फिर से वही हुआ, तुम्हें हैंडसम लड़के और आत्मा ने बेवकूफ बना दिया। नेने ने सब बातें बताई और माफी मांगी। हानाको ने समझाया, ये जगह दुनिया नहीं है, न मरने वालों की न जीने वालों
वालों की। ये है नोवेयर, ना यहाँ ना वहाँ, जहाँ से तुम पास्ट या फ्यूचर कहीं भी जा सकती हो। मेरे हाकू जोदाई ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये जगह बहुत बड़ी है। तुम्हें खुद वो दरवाजा ढूंढना होगा जो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में ले जाए। लेकिन सावधान रहना, कुछ दरवाजे बहुत खतरनाक हैं। रेडियो कट गया और नात्सु ने तुरंत एक खतरनाक दरवाजा खोल दिया। फिर एक दरवाजा खोला, उसमें मौके की बाढ़ आ गई। फिर खोला तो टर्मिनेटर 2 वाला थम्स अप सीन और भी बहुत कुछ। उसने माफी मांगी, मैं बस शो ऑफ करना चाहता था क्योंकि मेरे साथ क्यूट लड़की है। फिर साकुरा के उसे सीक्रेटली प्यार करने वाले डिल्यूजन वाली बातें करने लगा और तभी उसने एक ऐसा दरवाजा खोला जिसमें से आत्मा आया और उसे खींचकर ले गया। अब नेने अकेले रह गई। उसने कुछ फेमिलियर म्यूजिक सुना और एक डोर खोला। वो उसकी क्लासरूम थी। वहाँ उसे पास्ट हानाको दिखा, वैसा ही जैसे उसने लाइब्रेरी में देखा था। उसने उसके जख्मों के बारे में पूछा, लेकिन वो भाग गया। पीछे सिर्फ एक की छोड़ी जिस पर रॉकेट की चेन था। तभी हाकू जोदाई ने उसे ढूंढ लिया और वो पास से निकल गई। शुक्रवार 18 जुलाई 1969 नेने उड़ती हुई वापस लड़की की बाथरूम स्टॉल से बाहर आई, सीधे हानाको के बाहों में। हानाको ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, मुझे माफ करना, उस दिन मैंने तुम्हारे डोनट्स खराब कर दिए। नेने ने उसे माफ कर दिया। उसने उसकी ड्रेस वापस बदल दी और कहा, मुझे तुम इसी तरह अच्छी लगती हो, और उसे वेलकम बैक कहा। नेने ने सोचा, जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ हानाको हमेशा मुझे बचा लेता है। काश मैं भी उसे प्रोटेक्ट कर पाती। कहीं और सुकासा दीवारों पर भूतिया कीड़ों का खून मल रहा था। उसे अब समझ आ गया था उसका अगला प्लान क्या होगा। गर्ल्स बाथरूम में नेने एक फोटो एल्बम लेकर आई। उसने लड़कों को बताया, पिछले दिन आओई ने मुझे हमारी गार्डनिंग की फोटो दिखाई, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। जिन फोटोज में मैं थी उनमें जमीन से अजीब हाथ निकल रहे थे। जैसे वो किस्सा सुना रही थी, बाथरूम में सचमुच हाथ निकल आए। काओ ने कूल बनने की कोशिश की और उन हाथों से आर्म रेसिंग करने लगा, परंतु वो हार गया। हानाको ने बस हल्का शेक किया और हाथ गायब हो गया। नेने ने देखा कि अब उसके फोटोज से भी वो हाथ गायब हो रहे थे। हानाको ने कहा, लगता है ये स्पिरिट बस ध्यान चाहती है। ज्यादातर छोटी स्पिरिट्स की इच्छा पूरी कर दो तो वो खुद ही गायब हो जाते हैं, तो शायद इन हाथों के साथ खेल लो, इन्हें यही चाहिए। नेने ने काओ को उदास बैठे देखा और उसका मूड बदल दिया, सिर्फ उसका हाथ पकड़कर और मुस्कुराकर। ये देखकर हानाको भी बीच में आ गया। अब और हाथ उगे और तीनों ने उनके साथ खेलना शुरू कर दिया। इतना इजी तरीका आत्मा भगाने के लिए, वो भी बिना लड़े। नेने को ये तरीका बहुत ही कन्वीनियंट लगा। कुछ ही देर बाद बस एक हाथ बचा जो बाथरूम के मिरर से निकल रहा था। ताऊ ने गार्डनिंग क्लब का फोटो एल्बम देखा और कहा, फोटो तो बहुत अच्छे खींचे गए हैं। जब वो आखिरी पेज पर पहुंचा तो पता चला फोटोग्राफर का नाम लिखा है मित्सुबा। अचानक मिरर वाला हाथ नेने को पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ चलो। वो उसे मिरर के अंदर खींच लेता है, हानाको की पकड़ से फिसलकर बाहर। दूसरी तरफ नेने ने खुद को एक डार्क और ग्लूमी बाउंड्री रूम में पाया। वहाँ उसने देखा मित्सुबा। नेने को उसके फीमेलिन फीचर बहुत क्यूट लगे। उसने सोचा, ये तो मेरे टॉप टियर क्यूट बॉय लिस्ट में आएगा। मित्सुबा हंस पड़ा और बोला, लेकिन तुम्हारे टखने थोड़े मोटे हैं, तुम बिल्कुल मूली जैसी लगती हो। बताओ कौन सा फर्टिलाइजर डाला तुमने जो तुम्हारी टांगे ऐसी हो गई। फिर बोला, खैर तुम खुद से तो बेहतर हो, चलो मेरे साथ। उसने नेने को स्कूल वंडर्स बाउंड्री हेल ऑफ मिरर दिखाया। हालांकि उसे खुद भी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसने बताया, मैंने उन हाथों से कहा था किसी को मदद के लिए लाओ और वो तुम्हें ले आए। ये मेरे दोस्त नहीं बल्कि वंडर्स की एक्सेसरीज है। फिर उसने पपी की तरह क्यूट अंदाज में नेने से मदद मांगी और ये काम कर गया, भले ही वो असल में काफी कोकी और रूड था। चलते चलते नेने ने देखा कि वो दोनों दूर दूर चल रहे हैं, तो उसने सोचा क्यों न इसे बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा दूं। वो कई मिनट तक बोलती रही। फिर मित्सुबा ने बस इतना कहा, तुम बहुत वियर्ड हो। अचानक नेने ठोकर खाकर एक मिरर से टकरा गई। तभी उसमें से आओई दिखी। आओई ने कहा, मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ जरूरी बात है। माफ करना मैंने पहले नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी टांग सच में बहुत अगली है। वो मुस्कुराई और बोली, भले ही सबने कभी कहा नहीं, लेकिन सब यही सोचते हैं। उसने उंगलियां चटकाई और अचानक नेने के कई फीमेलर चेहरे मिरर में दिखने लगे। आओई बोली, अब ये सब तुम्हारे साथ ईमानदार होंगे। मिरर की दुनिया में सब मिलकर नेने को चिढ़ा रहे थे, बार बार उसे बदसूरत मूली कहकर पुकार रहे थे। थर्ड वंडर हेल ऑफ मिरर। कहा जाता था कि स्कूल के मिरर में से एक ऐसा था जो इंसान का दिल दिखाता था। जो भी उसमें फंसता उसका असली रूप, उसकी अग्निनेस बाहर आ जाती। सिर्फ वही लोग बाहर निकल पाते जिनका दिल सचमुच ब्रेव और प्योर होता। अगर किसी के दिल में डर या बुराई होती तो उसके आसपास की पूरी दुनिया हेल जैसी बन जाती। गर्ल्स बाथरूम में काओ बार बार मिरर तोड़ने की कोशिश कर रहा था और नेने को पुकार रहा था, लेकिन हानाको ने उसे रोका। हानाको बोला, नंबर 3 की पावर ऐसे काम करती है, अगर मैं मिरर वर्ल्ड में जाऊंगा तो मेरी शक्ति के हिसाब से मिरर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी हमें इंतजार करना होगा। नेने का दिल ही मिरर को बदल सकता है और शायद उसे कमजोर बना दे। काश मैं अंदर देख पाता कि क्या हो रहा है। उधर मिरर वर्ल्ड में नेने ऑलमोस्ट रोने ही वाली थी। उसने गुस्से में मित्सुबा को मिरर के सामने धक्का दे दिया ताकि उसे भी सब चिढ़ाए, लेकिन जैसे ही मित्सुबा
मिरर के सामने खड़ा हुआ सारे चेहरे गायब हो गए, यहाँ तक कि उसका अपना रिफ्लेक्शन भी नहीं था। मित्सुबा ने सोचा शायद इसीलिए क्योंकि मैं गोश्त हूँ या फिर क्योंकि मेरी यादें ही नहीं है। उन्हें रास्ता चाहिए था बाहर निकलने का। तभी आओई का रिफ्लेक्शन फिर से दिखा और उसने सीलिंग पर इशारा किया। वहाँ योरिशिरो था, मतलब उन्हें ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। तभी मिरर ने अपना असली रूप दिखाया। उसका असली मकसद था लिविंग इंसानों की जगह लेना। मित्सुबा को उसने रिजेक्ट कर दिया। तुम गोश्त हो और वीक हो, तुम मेरी जगह के लायक नहीं। मित्सुबा गुस्से में बोला, तेरी नजर तो परवर्टेड है। मिरर ने पलटकर ताना मारा, तुम्हारी वैल्यू तो बस 7 है। नेने ने मित्सुबा को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन मिरर ने उसे इंसल्ट कर दिया, तुम तो बस 4 हो। इस हालात में मित्सुबा डर गया और जोर से चिल्लाया हेल्प। और तभी सुकासा वहाँ प्रकट हो गया। उसने हेल ऑफ मिरर को बेरहमी से पकड़ा और बार बार उसका स्कल तोड़ डाला जब तक कि मिरर चकनाचूर ना हो गया। वो हंसते हुए बोला, अच्छा हुआ नेने अभी भी जिंदा है। फिर मित्सुबा को चिढ़ाया, तू कितना हेल्पलेस है। और मित्सुबा रो पड़ा। नेने हैरान होकर सुकासा को देखती रही, इतना पावरफुल कैसे है ये। इसने तो एक वंडर को उसकी बाउंड्री में ही आसानी से हरा दिया। उसने नंबर 3 के बॉडी से उसका दिल खींच लिया और मित्सुबा को समझाया, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो गायब हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग आत्माओं को खाना पड़ेगा। साइंस लैब में काओ और हानाको ने सूची से मदद मांगी। 2 घंटे हो गए। नेने अब भी मिरर वर्ल्ड में फंसी है। हानाको परेशान था, अगर नेने को चोट लग गई तो। हानाको ने सूची से मदद की भीख मांगी। सूची ने लंबी सांस लेकर समझाया, हर 7 वंडर्स की बाउंड्री का अपना फंक्शन होता है। मेरी बाउंड्री लाइब्रेरी का काम है स्कूल रिकॉर्ड्स। याको की बाउंड्री थी स्पेस, मतलब उसकी बाउंड्री के जरिए स्कूल में कहीं भी पहुंचा जा सकता है। काओ कंफ्यूज हुआ, लेकिन याको का योरिशिरो तो टूट चुका है, तो क्या उसकी बाउंड्री भी खत्म नहीं होनी चाहिए? सूची ने कहा, नहीं, बाउंड्री अब भी मौजूद है। हाँ, बिना किसी के कंट्रोल के वो टूट रही है। याको ने मदद से इनकार किया, लेकिन हानाको ने बार बार कित्सुने उडोन बनाने की धमकी दी, तो उसने अनिच्छा से हाँ कर दी। सीढ़ी चढ़ते वक्त काओ ने पूछा, क्या तुमने हम पर इसलिए अटैक किया था क्योंकि किसने तुम्हारा रूमर बदल दिया था? याको को गुस्सा आया, लेकिन हानाको ने बीच में कहा, काओ अब भी अपने गोश्त दोस्त को लेकर परेशान है, जो रिमर बदलने की वजह से गायब हो गया। मित्सुबा की बात सुनकर याको ने काओ से कहा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बाउंड्री में तुम्हारा वो रूप सामने आता है जो तुम छिपाते हो सकता है तुम्हारी बातें मित्सुबा तक पहुंच रही हो, भले ही उसने उस समय ना समझा हो, भले ही वो ट्विस्ट बन गया हो, लेकिन वो अब भी वही था। फिर उसने उन्हें नंबर 3 की बाउंड्री तक पहुंचा दिया। वहाँ से अब हानाको और काओ को खुद सब संभालना था। जब काओ ने उसे फॉक्स सैन कहकर थैंक यू कहा, उसने काट लिया और कहा, मेरा नाम लेकर बुलाओ। फिर दोनों लड़के पोर्टल में कूद पड़े। मिरर वर्ल्ड में सुकासा ने मित्सुबा को मजबूर किया कि वो नंबर 3 का दिल खा ले। मित्सुबा ने रेसिस्ट किया। नेने ने सुकासा का हाथ पकड़ लिया। उसने लगभग उसे मार ही दिया था, लेकिन विम्सिकल मूड ने बोला, ओ हाँ, लड़कियों के साथ जेंटल रहना चाहिए, तो उसने बस उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद हानाको और काओ मिरर से निकलकर हॉल में आए। उन्होंने देखा नेने गहरी नींद में थी। काओ ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उन्होंने मित्सुबा को देखा। अब उसकी उंगलियां नुकीले पंजे जैसे हो गई थी। हानाको ने नंबर 3 की लाश देखी और काओ को चिल्लाकर कहा, दूर हटो, ये मित्सुबा नहीं है जैसा पहले था। मित्सुबा के पीछे से 2 बड़े बड़े मॉन्स्टर हाथ निकले और काओ पर टूट पड़े। हानाको ने बीच में आकर उन्हें रोका। तभी सुकासा ने अपने जुड़वा भाई हानाको को देखा और दौड़कर गले लगाया, लेकिन तुरंत मित्सुबा के हाथों ने उन पर अटैक कर दिया। सुकासा ने हाथ पकड़कर प्यार से कहा, मित्सुबा शांत हो जाओ, कंट्रोल करो। काओ ने गुस्से में पूछा, तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? सुकासा ने समझाया, मैं उसकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। उसने अपने सोल का एक हिस्सा कीमत में दिया था, मैंने उसकी सोल का वो हिस्सा ले लिया और फिर लेसर स्पिरिट को जोड़कर उसके लिए एक नया बॉडी बना दिया। अब ये मित्सुबा पहले वाला इंसान नहीं है। जो इंसान था वो मर चुका है, वो पूरी तरह गॉन है। काओ आग बबूला हो गया, तुम मेरे दोस्त को खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे हो। वहाँ उसने मित्सुबा को कहा, अब तुम 7 वंडर्स में से एक बन जाओ, वरना हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। नई पावर देखकर मित्सुबा हैरान था। अब बाउंड्री भी उसकी हो गई थी। सुकासा ने कहा, अब जो चाहो विश करो। मित्सुबा ने कहा, मैं नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ। हानाको तुरंत बीच में बोला, डेड वर्ल्ड में पैदा हुए आत्मा कभी लिविंग वर्ल्ड के इंसान नहीं बन सकते। मैं नंबर 3 की पावर वापस लूंगा। लेकिन सुकासा ने आदेश दिया, मित्सुबा, हानाको की टीम को कुचल दो। मित्सुबा को लगा कि वो लड़ाई नहीं जीत सकता, लेकिन सुकासा और सिचुएशन ने उसे पुश किया। शुरुआत में उसने बस इंसल्ट्स मारना शुरू कर दिया, खासकर काओ के लेम ट्रैफिक सेफ्टी इयरिंग पर फिर से ताना मारा, क्योंकि ये उसकी बाउंड्री थी। यहाँ सारी पावर उसी के पास थी। काओ ने उसका हाथ पकड़कर गहराई से देखा, उम्मीद की कि शायद उसकी कुछ पुरानी यादें वापस आ जाए। उसने अपना नाम बताया और नेने का फोटो एल्बम भी उसके हाथ में दिया, लेकिन सुकासा तुरंत बीच में आ गया और काओ को हानाको की तरफ धकेल दिया। नाइफ देखकर मित्सुबा गुस्से में अनकंट्रोलेबल रैम्पेज करने लगा। काओ ने अपने दोस्तों की रक्षा की और हानाको से पूछा, अब क्या करे? हानाको ने ठंडेपन से कहा, हमें उसका योरिशिरो नष्ट करना होगा। फिर वो मित्सुबा के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम कभी इंसान नहीं
बन सकते क्योंकि तुम इंसानों से बहुत दूर हो, गिव अप कर दो। मित्सुबा ने जोर से चिल्लाकर इनकार कर दिया। उसके लिम्स ने दीवारें तोड़ दी और मलबा नेने पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद नेने जागी तो देखा कि मित्सुबा ने उसे बचाया था। उसने अपना नया रूप दिखाया और बोला, अब मैं मजबूत हो गया हूँ, मैं थर्ड वंडर बन गया हूँ, अब तुम लोग घर चले जाओ। तुरंत मिरर से हाथ निकले और हानाको, काओ, नेने तीनों को खींचकर बाहर फेंक दिया। नेने ने उससे रोते हुए पूछा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मित्सुबा ने बस शिश किया और नेने का फोटो एल्बम दिखाया जिस पर लिखा था सी यू। तीनों इंसानों की दुनिया से लौट आए और बाथरूम में ही बेहोश हो गए। दूसरी तरफ नात्सु वापस लौटा और साकुरा से मिलने गया, लेकिन वहाँ उसने एक नया मेंबर देखा। मित्सुबा अब 7 वंडर्स का नया नंबर 3 है। बाद में अपने कमरे में बैठी नेने अपने हैमस्टर के साथ खेल रही थी। वो मित्सुबा को याद कर रही थी और उदास थी, खासकर काओ के लिए, क्योंकि काओ ने सबको बताया था कि वो अब भी मित्सुबा को अपना दोस्त मानता है। काओ अकेला चीजें संभालने निकल पड़ा और तभी एक मछली पडल से बाहर आई और बोली, आखिरकार मुझे अपनी प्रिंसेस मिल गई। मतलब नेने को रिफर कर रही थी। अगले दिन क्लास में नेने उदास बैठी थी और काओ के बारे में सोच रही थी। तभी हानाको अचानक आ गया और उसे डरा दिया। हानाको ने उससे बातें की और देखा कि वो डाउन है काओ की वजह से। नेने चाहती थी कि वो किसी तरह काओ को चीयर अप करे। हानाको जेलियस टाइप एक्ट करने लगा और उसके बालों के साथ खेलने लगा। जब तुम मिरर में फंसी थी तब मुझे भी बहुत अकेलापन लगा। ये सुनकर नेने को हानाको थोड़ा केयरिंग लगा, लेकिन अगले ही पल हानाको ने उसकी हेयर डो बिगाड़ दी। उसने जोर से चीख मारी, पूरी क्लास के सामने इंसल्ट हो गया। क्लास के बाद आओई ने नेने से उसकी लव ट्रबल्स के बारे में पूछा, लेकिन नेने कुछ खोल नहीं पाई क्योंकि उसकी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। हानाको हमेशा उसे टीज करता था, उसकी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाता था, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताता था। कभी कभी नेने को लगता था हानाको बहुत वनरेबल है, जैसे वो अकेला है, इसीलिए वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं पाती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि हानाको असल में कैसा है। उसने सोचा, अगर मैं खुद एक आत्मा बन जाऊं तो शायद हानाको को बेटर समझ पाऊं। तभी अचानक एक आवाज आई, मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर सकता हूँ। ये आवाज थी उस मछली की। डर के मारे नेने क्लासरूम से भागकर पेड़ की डाल से लटक गई और मछली से बोली, मैं स्ट्रॉन्गेस्ट आत्मा की असिस्टेंट हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। लेकिन अंदर से तो वो डरी हुई थी। मछली ने उसे हर हाईनेस कहा और बताया, जिसने भी मरमेड का फ्लैश और ब्लड खाया है वही उसकी अगली रूलर बनती है और नेने उनकी नई प्रिंसेस है। अगर वो उनके साथ आए तो वो जिसे चाहेगा उसे अट्रैक्ट कर सकती है। और बोनस ये कि हानाको की अथॉरिटी भी खत्म हो जाएगी जो उसकी स्केल निकलने से बनी थी। मछली ने उसे मरमेड का लाइफ ब्लड पोषण दिया और कहा, कल तक डिसाइड कर लो हानाको से बॉन्ड तोड़ना है या नहीं। हानाको की हाकू जुदाई ने उसे सब रिपोर्ट कर दिया। हानाको बोला, मैं अपना टॉयलेट क्लीनर नहीं खो सकता। नेने ने आओई से एडवाइस मांगी, लेकिन बात आई गई रह गई। फिर याको से पूछा तो उसने साफ कहा, इंसान और आत्मा को मिक्स नहीं करना चाहिए। आखिर में सुचिगोमोरी सेंसेई से पूछा, उन्होंने कहा, हानाको से सीधे बात करो वरना बाद में रिग्रेट करोगी। अगले दिन नेने ने मछलियों को रिजेक्ट कर दिया। बोली, हानाको के भी अच्छे गुण है, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। मगर मछलियाँ मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उसे पानी में खींच लिया और कहा, तुम्हारी मोटी मोटी टांगों की वजह से इंसान कभी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेटर है हमारे पास रहो। उन्होंने उसे हिप्नोटाइज करने की भी कोशिश की, लेकिन हानाको आ गया। उसने फिश नेट से नेने को खींच निकाला और मछलियों को धमकाया, छोड़ दो मेरी प्रिंसेस को वरना तुम सबको साशिमी बना दूंगा। मछलियाँ गाली देकर भाग गई और बोली, हम लौटेंगे। बाद में हानाको ने नेने को चिढ़ाया, तुम्हें हरेम अच्छा लगता है क्या? नेने ने समझाया, मैं आत्मा इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि तुम्हें बेटर जान सकूं। हानाको ने उसका सर सहलाते हुए बोला, जब तुमने कहा कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ ये पहली बार था जब किसी लड़की ने मुझसे ऐसा कहा, इससे मुझे खुशी हुई। फिर उसने खुलासा किया, मेरा एक छोटा भाई था लेकिन मैंने उसे मार दिया। उसने पिंकी फिंगर उठाकर कहा, अगर तुम मेरी असिस्टेंट बनी रहोगी तो एक दिन मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। दोनों ने पिंकी प्रॉमिस किया। दूसरी तरफ काओ ने रिजॉल्व किया कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और मित्सुबा को सुकासा से छुड़ाएगा। दूर से तेरू उसे देख रहा था और उसे सीक्रेटली बहुत प्राउड महसूस हुआ। और इसी के साथ टॉयलेट बाउंड हानाको कुन का सीजन 1 यहीं पर समाप्त होता है। सीजन 2 के लिए कमेंट जरूर करें।